हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जिस जो चैनल का नाम पहले से राजस्थान जीके जोन था, राजस्थान जीके जोन था। हालांकि यूट्यूब पे इस नाम का कोई चैनल नहीं है। पहले से सबसे पहले मैंने ही बनाया था इस नाम से चैनल। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मेरे को ये नाम चेंज करना पड़ा। और अभी मैंने उसका नाम किया है वापस उजाला ऑनलाइन क्लासेज के नाम से किया है। उजाला ऑनलाइन क्लासेज के नाम से किया है। तो आपको भाटिया आश्रम के कोई भी टेस्ट से संबंधित कोई भी जो टेस्ट है, हर जो डेली शेड्यूल टेस्ट है, शेड्यूल या बड़ा पेपर जो भी होता है, जितने भी है पटवारी या पुलिस कांस्टेबल RS फर्स्ट एड सभी के, तो इसी चैनल पे उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो उजाला ऑनलाइन नाम से होगा। उजाला ऑनलाइन क्लासेस के नाम से अभी ये चैनल होगा। राजस्थान जीके जोन मैंने चेंज कर दिया है अभी। और तो चलो शुरू करते हैं। ये जो पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर है, पटवारी भर्ती परीक्षा 2020 है ये। और इस तरीके का जो डेली शेड्यूल पेपर आता है, ये आज जैसे 23 दिसंबर है तो ये आज का शेड्यूल पेपर है। तो ये कुछ इस तरीके का शेड्यूल पेपर आता है, जिसमें यहाँ नाम और यहाँ सदस्य क्रमांक संख्या लिखनी होती है। तो चलो, मैंने किसी भाई बंधु से ये मंगवाया है पेपर आपके लिए। तो आज चलो शुरू करते हैं। 50 प्रश्न है, सभी राजस्थान जीके के हैं। और इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा। मैं आपको कुछ 30 सेकंड का समय दूंगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये आज है जो ये मैं टेस्ट ले रहा हूं आपको, और आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इसमें आपको उनके आंसर देने हैं, टाइप करके आंसर देना है। मैं थोड़ा समय आपको ज़्यादा दे दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में भरतपुर के बाद दूसरी जाट रियासत कौन सी थी? तो देखो, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, मैं आपको समय दे रहा हूँ। राजस्थान में दो जाट रियासतें थी। तो इसमें टोटल 19 रियासतें थी राजस्थान में, और 3 ठिकाने थे। एक जो है चीफ सिप एरिया कमिश्नरी प्रांत था। ये जो जब एकीकरण हुआ था उसके समय ये स्थिति थी। तो जो दो जाट रियासत थी, इनमें से एक जाट रियासत का इसने नाम दे दिया, भरतपुर थी पहली। तो दूसरी जाट रियासत कौन सी थी, ये आपको आंसर बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइप करके लिख दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है धौलपुर। इसका सही आंसर है धौलपुर है, जो दूसरी रियासत है। धौलपुर अंग्रेजों द्वारा बसाई गई पहली रियासत है, और इसका स्थापना 1804 में की गई था। धौलपुर की स्थापना है वो 1804 में की गई थी। अंग्रेजों द्वारा बसाई गई पहली रियासत है। देखो, अंग्रेजों ने 3 रियासतें अभी तक बसाई थी। राजस्थान में 3 रियासतें बसाई थी। पहली रियासत अंग्रेजों ने धौलपुर बसाई थी 1804 में। दूसरी रियासत अंग्रेजों ने टोंक बसाई थी, जो 1817 में बसाई थी। जो अमीर खां फिंडारी को उसका शासक बनाया था टोंक का, तो वो भी अंग्रेजों ने बसाई थी 1817 में। और तीसरी रियासत बसाई थी, जो सबसे नवीनतम रियासत भी जिसको कहा जाता है, वो थी झालावाड़ रियासत, और वो 1838 में अंग्रेजों ने बसाई थी। तो अंग्रेजों ने 3 बसाई थी, 1804 धौलपुर, 1817 है वो टोंक, और 1838 है वो नवीन रियासत है झालावाड़। तो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई तीनों रियासत इस प्रकार थी। और जो जाट रियासत है वो दूसरी जाट रियासत है, वो कौन सी है? धौलपुर है। और धौलपुर जब बसाई थी तो उसका प्रथम शासक किसको बनाया था? तो प्रथम शासक उन्होंने बनाया था महाराजा कीरत सिंह को। महाराजा कीरत सिंह को उसने प्रथम शासक बनाया था धौलपुर का। और धौलपुर, चलो बात करते हैं आगे, और बात करेंगे धौलपुर के बारे में। प्रश्न नंबर 2 है, स्थानीय भाषा में राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा में बात कर रहे हैं। स्थानीय भाषा में राजस्थान को धौलपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, धौलपुर क्षेत्र को, अब जल्दी से पहले आंसर दीजिए, उसके बाद में इस बारे में कोई बात करते हैं। और इसकी PDF के लिए आपको इसका टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो उजाला ऑनलाइन क्लासेज के नाम से है, उसी को ही आपको ज्वाइन करना है। तो आप टेलीग्राम पे जाकर उजाला ऑनलाइन क्लासेज के नाम से सर्च कर लीजिए। और इसका आंसर है, जो स्थानीय भाषा में धौलपुर क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको
देखो डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे धौलपुर का नाम तो एक है, वो है धवलपुर, और दूसरा नाम है धौलागिरी। धौलागिरी भी धवलपुर का ही है, और धवलपुर है वो भी धौलपुर का ही है, और स्थानीय भाषा में इसको डांग कहते हैं। तो ये तीनों नाम है वो धौलपुर के नाम है। अब तीसरा प्रश्न पर चर्चा करते हैं। धौलपुर का प्रसिद्ध युद्ध है, युद्ध का इन्होंने नाम भी मेंशन कर दिया है, सामूगढ़ का युद्ध किस जगह पर लड़ा गया, किस जगह पर यह लड़ा गया था, इसका भी जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसके साथ में ये भी दीजिए किस जगह पे लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, किन किन के बीच लड़ा गया था, वो कौन सा युद्ध था। सामूगढ़ का युद्ध है, वो किस वजह से लड़ा गया था। अगर आपको अगर पता हो तो ये भी आंसर लिख दीजिए साथ में। और एक और सूचना, अभी आपको पता है कि जो सिलेबस है वो नया सिलेबस आ गया है, आरएसएम एसएसबी की साइट पर भी नया सिलेबस आ गया है, और उन्होंने बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किया सिलेबस को। जो सिलेबस राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया था पहले, उसे अमेंडमेंट एक्ट, वो एक्ट में किया गया था, वो सेम सिलेबस उन्होंने वापस कॉपी पेस्ट किया है। और उसमें जो राजस्थान ज्योग्राफी वाला वो भी जो वो उसमें सस्पेंस था, वो उसी तरह सस्पेंस बना हुआ है कि होगी नहीं होगी, लेकिन वो कोई भी सस्पेंस नहीं है। ज्योग्राफी डेफिनेटली आएगी, ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें मेंशन कर रखा है हेडिंग में कि ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो अभी प्रश्न नंबर 3 का क्या आंसर है। धौलपुर का प्रसिद्ध युद्ध सामूगढ़ का युद्ध है, किस जगह पर लड़ा गया। तो देखो सामूगढ़ का युद्ध है वो धौलपुर के राका चबूतरा राका चबूतरा नामक स्थान पर लड़ा गया था। सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। यह जो औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, वो उत्तराधिकार के वाले जो 3-4 युद्ध हुए थे उनमें से ये एक युद्ध था। 1658 में ये युद्ध लड़ा गया था धौलपुर का, और वो लड़ा गया था राका चबूतरा स्थल पर। औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ था, तो ये सामूगढ़ का युद्ध कहलाता है। और दूसरा युद्ध हुआ था जो उनके बीच में, वो दोराई का युद्ध हुआ था, दोराई अजमेर के निकट है, वो 1659 में हुआ था, वो भी औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य भी हुआ था। तो दोराई का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, और सामूगढ़ का युद्ध है वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। धौलपुर का अंगई बांध किस नदी पर बना है। धौलपुर का जो अंगई बांध है वो किस नदी पर बना है, जल्दी से आंसर दीजिए। बाकी जैसे जो सिलेबस आया है वो सिलेबस काफ़ी बड़ा सिलेबस है, उसमें यह नहीं पता चल रहा है कि फिक्स टॉपिक इसमें क्या है। जैसे उसने क्वेश्चन तो इन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन इतने, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस पार्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर का होगा, वो तो चलो उन्होंने कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। लेकिन अभी जैसे साइंस में उन्होंने लिख दिया कि विज्ञान के आधारभूत तत्व है, तो उसमें अब कोई फिक्स नहीं है कि क्या टॉपिक आएगा क्या नहीं आएगा। हम किसी भी टॉपिक पे किसी भी प्रश्न पे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आधारभूत तत्व कुछ भी हो सकता है। तो सारी सारी विज्ञान आ गई। ऐसे कुछ टॉपिकों में जैसे सीधे मेंशन कर रखा है, तो उसमें अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा फुल डिटेल में। लेकिन फिर अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो चौथे का आंसर है धौलपुर अंगई बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका आंसर है पार्वती नदी पर। जो अंगई बांध बना हुआ है धौलपुर का, वो पार्वती नदी पर बना हुआ है। और बाकी जो जैसे धौलपुर जो पार्वती बांध है ना, ये बांध राज्य का सबसे लंबा कच्चा बांध है। अंगई बांध जो धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है, अंगई बांध है वो, एक तो सब बात है कि यह धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है। धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है अंगई बांध, ये पार्वती नदी पर स्थित है। और ये राज्य का सबसे लंबा कच्चा बांध है। ये राज्य का सबसे लंबा कच्चा बांध है, धौलपुर का सबसे बड़ा बांध है, पार्वती नदी पर स्थित है। बाकी सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 5, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। सब तीर्थों का भांजा। और जो धौलपुर शहर है उसकी स्थापना तोमर शासक धवलदेव ने की थी, इसलिए वो धौलपुर उसके नाम पर पड़ा था। तो धौलपुर का जो शहर की स्थापना तो तोमर शासक धवलदेव ने बसाया था शहर तो। बाकी 1804 में इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा इसको बसाया गया था। कीरत सिंह को इसका शासक बनाया था। धवलपुरी धौलागिरी इसका नाम है, और डांग क्षेत्र भी इसको इसी को कहते हैं। और जब एकीकरण हुआ था उस समय 19 रियासतें थी, उसमें धौलपुर भी एक रियासत थी, जाट रियासत थी।
और जब एकीकरण के बाद में 7 चरण हुए थे, 7 चरण में सारे एकीकरण हो गए, उसके बाद में जिलों का गठन किया गया था। तो 25 जिले थे और 7वें चरण में जब अजमेर को 26वां जिला बनाया था उन्होंने, जो चिपसी प्रांत था। उसके बाद में जो धौलपुर बना था वो 27वां जिला, सबसे पहले धौलपुर को ही बनाया गया था। तो आगे और धौलपुर चर्चा करेंगे, पहले इसका प्रश्न आंसर में बात करते हैं। सब तीर्थों का भांजो किसे कहा गया है? तो सब तीर्थों का भांजो कहा गया है मच्छकुंड। मच्छकुंड तीर्थ को कहा गया है सब तीर्थों का भांजा। और मच्छकुंड कहाँ है? मच्छकुंड धौलपुर में है। जबकि सब तीर्थों का मामा किसे कहा गया है? सब तीर्थों का मामा किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है पुष्कर को। जबकि सब तीर्थों का भांजा किसे कहा गया है? वो कहा गया मच्छकुंड को। और मच्छकुंड है वो ही, उसको तीर्थराज कहते हैं। मच्छकुंड को ही तीर्थराज कहते हैं। और इसका मेला लगता है वो भादवा सुदी, भादवा सुदी षष्ठमी, भादवा सुदी षष्ठमी को इसको मेला लगता है। तीर्थों का भांजा है और जिसे बोलते हैं देव छठ भी बोलते हैं। भाजपा भाजपा जो भाद्रपद है वो सुदी षष्ठमी को इसका मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला लगता है देव छठ को लगता है। तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का भांजा है, मच्छकुंड है, ये सभी एक ही, इसी का नाम है। और ये जो कहाँ पर स्थित है ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये स्थित है गंधमादन पर्वत पर स्थित है। गंधमादन पर्वत पर स्थित है वो मच्छकुंड तीर्थ है, वो गंधमादन पर्वत पर स्थित है। और यहाँ पर एक शेर शिकारा नाम से एक गुरुद्वारा भी स्थित है। शेर शिकार है, शेर शिकार नाम से गुरुद्वारा है, वो भी महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है जो शेर शिकार नाम से स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, धौलपुर के बारे में और चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं शेरगढ़। शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला किस शासक द्वारा बनवाया गया है? तो शेरगढ़ के किले के बारे में चलो बात कर लेते हैं, या शेरगढ़ का दुर्ग। तो जल्दी से आप इस बारे में आंसर दीजिए। इसके बारे में मैं कुछ आपको बात बता देता हूँ। ये किस शासक द्वारा बनवाया गया है और कब बनवाया गया है, ये भी बताते हैं ना। देखो, धौलपुर का जो यह शेरगढ़ का किला है ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। और अभी जो हमने जिला दर्शन वाले जो पहले सीरीज करवाई थी, उस सीरीज में एक प्रश्न था कि मुगल काल के दौरान जो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मुगल काल के लिए फौजी चौकी का काम करता था। अर्थात फौजी चौकी स्थापित कौन से फौजियों की जो चौकी होती है वो कौन से दुर्ग में स्थापित की गई थी मुगल कालीन के दौरान। ये ऐसा एक प्रश्न था, जिला दर्शन वाले पेपर में हमने डिस्कस किया था। उसका ऑप्शन था शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाला। तो और हम बात कर रहे थे जो धौलपुर की स्थापना की बात कर रहे थे, तो धौलपुर को 27वां जिला बनाया था। और धौलपुर को कब जिला बनाया गया था राजस्थान का? तो वो बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को जिला बनाया गया था और वो 27वां जिला था। उसके साथ में आपको वो भी याद करना है कि 28वां, 29वां और 30वां जिला कौन सा था, 31वां कौन सा था और 32वां कौन सा था, ये भी याद करना है। तो 26वां हो गया अजमेर, 27वां हमने बात की 15 अप्रैल 1982 धौलपुर, 28वां है 12, 29वां है दौसा, 30वां है राजसमंद। 28, 29, 30 को आप BDR के नाम से याद करोगे। BDR 12, दौसा, राजसमंद। और फिर अगला रहेगा जो 31वां वो हनुमानगढ़ रहेगा, और 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था और परमेश चंद्र कमेटी की समिति पर बना था। ये महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में। और उसके बाद में धौलपुर के बारे में और बात करेंगे। फिर फिलहाल इसका आंसर जान लेते हैं छठे का। शेरगढ़ का किला किस शासक के द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया था मालदेव, जो मारवाड़ शासक है, राठौड़ शासक मालदेव था। उसके बाद उसने बनाया था 1540 ईस्वी में बनाया था उन्होंने। ये मालदेव वही है जो 5 जनवरी 1544 को जिसने शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध लड़ा था। जो गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण पाली में वो युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान जब बाल बड़ी मुश्किल से जब वो शेरशाह सूरी जीता था, तो उसने कहा था कि मैं मुट्ठी पर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये इसी युद्ध के लिए ये वही मालदेव है जिसने धौलपुर में शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1540 में करवाया था। और कुछ लोग शेरगढ़ इसका नाम क्यों है, लोग शेरगढ़ आंसर इसलिए देते हैं क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। क्योंकि शेरशाह सूरी वही 1540 काल है, उसी काल में। तो शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, या जो भी वो बोलते हैं पुनरुद्धार करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसलिए उसने उसने अपने नाम भी शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ नाम रख दिया था, अपने नाम पर रखा था। बाकी इसमें जो शेरगढ़ दुर्ग में एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सदीक मोहम्मद खां का मकबरा भी
सदीक मोहम्मद खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह है शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। बाकी प्रश्न नंबर जैसे 7 है, धौलपुर में बच्चा गाड़ी के नाम से लोकप्रिय ट्रेन किस नाम से जानी जाती है? धौलपुर में बच्चा गाड़ी, धौलपुर में बच्चा गाड़ी के नाम से एक लोकप्रिय ट्रेन है, वो किस नाम से जानी जाती है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। जब तक हम धौलपुर के बारे में कुछ एक और बातें हैं वो कर लेते हैं। देखो, धौलपुर के साथ में जो सीमा है, वो सीमा चंबल नदी है वो बनाती है। एमपी के साथ में धौलपुर जिला जो सीमा बनाती है वो चंबल नदी है, जो एमपी और धौलपुर की सीमा बनाती है। और पार्वती नदी है वो यूपी और धौलपुर की सीमा बनाती है। तो धौलपुर दो स्टेटों के साथ में नदियों के साथ में सीमा बनाता है। धौलपुर और एमपी, चंबल नदी, और यूपी और धौलपुर के बीच में पार्वती नदी इनका सीमा बनाता है। तो सातवें का आंसर है, धौलपुर में बच्चा गाड़ी के नाम से लोकप्रिय ट्रेन कौन सी है? तो वो ट्रेन है नैरो गेज। ट्रेन का नाम ही नैरो गेज है। जो ब्रॉड गेज, नैरो गेज या मीटर गेज जो 3 लाइनें होती है, तो ब्रॉड गेज 1.67 मीटर, मीटर गेज 0, और ब्रॉड गेज 1.0 होता है मीटर गेज, और ब्रॉड गेज 0.89 ऐसी होती है। तो जो बच्चा गाड़ी के नाम से वो नैरो गेज को जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा नैरो गेज। और फिर है, वागड़ प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? देखो, वागड़ प्रदेश ये जैसे अभी ये डूंगरपुर के प्रश्न आगे आगे, तो हम धौलपुर के जिला दर्शन है, धौलपुर के बारे में कुछ खास जो बातें रह गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में अगली आगे बात करेंगे क्या बातें हैं वो। तो देखो, धौलपुर है, तो धौलपुर में अभी जैसे धौलपुर में प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो प्रजामंडल का गठन किया गया था 1936 में। ये बात एक बार पूछी जाती है। और धौलपुर की 1857 की क्रांति हुई थी धौलपुर में। तो उसके जो क्रांतिकारी थे वहाँ पे, जो किस नेतृत्व करता थे, वो कौन थे? तो वो थे राव रामचंद्र और हीरालाल थे, जो धौलपुर में नेतृत्व करता था क्रांति में। और फिर पटियाला की सेना ने, आपको पता है कि आकर वहाँ से उनको छुड़ाया था। उसके बाद में जब एकीकरण हुआ था, तो 18 मार्च को 1948 को वो इसमें मिल गए थे। और उस समय शासक था वो उदयभान सिंह था, जिसको राज प्रमुख बनाया था। और 18 मार्च 1948 को उनका एकीकरण हो गया था, उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया था धौलपुर में। और ये सबसे पूर्वी जिला है। इसका क्षेत्रफल है वो 30-34 है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है धौलपुर के बारे में? और धौलपुर के बारे में, जो सबसे छोटा क्षेत्रफल का जिला है जो 30-34 है, वो भी धौलपुर ही है। और तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसमें एक दो जो जलप्रपात है वो कभी कभी पूछ लिया जाते हैं। जैसे दमोह जलप्रपात है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो इसका जो धौलपुर में है, लसवाड़ी जगह है, वहाँ पर स्थित है। और बाकी एक जो महल है, खानपुर का महल या कानपुर का महल कहते हैं, जिसको शाहजहाँ का आराम गाह भी कहते हैं, वो भी धौलपुर में स्थित है। एक झील है धौलपुर में, वो पूछी जाती है कभी कभी। तो उसका जो नाम है, जो तालाब ऐसाई है, तालाब ऐसाई उसका नाम है। और इसका निर्माण करवाया था 1622 में करवाया था शायद। इसका जो है सुल्ले खान ने करवाया था। और शाहजहाँ का आराम का भी उसको कहते हैं। बाकी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है धौलपुर के बारे में, वो है हुन हुकार तोप। हुन हुकार एक तोप है धौलपुर में, जो तोप सीएम मुख आकृति की है। उसका जो तोप का मुंह है वो सीएम मुख आकृति का है। और ये अष्ट धातु की बनी है। और इसका निर्माण कीरत सिंह ने करवाया था। कीरत सिंह कौन था? धौलपुर का प्रथम शासक था कीरत सिंह, उसने करवाया था। इसका वजन शायद करीब 1400 मन के आसपास होगा। मन है, 1 क्विंटल में 2.5 मन होता है, और इसका वजन है 1400 मन के आसपास होगा। इसकी लंबाई लगभग 19 फीट होगी। बाकी धौलपुर में एक जो खास बात है, एक निहाल टावर भी है धौलपुर में। एक निहाल टावर है जो एक घंटाघर है। निहाल टावर है वो एक घंटाघर है। वो कितना मंजिला घंटाघर है? 8 मंजिला घंटाघर है। और सबसे बड़ा घंटाघर है, भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है वो धौलपुर का निहाल टावर है। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है धौलपुर का निहाल टावर है। 8 मंजिला टावर है। और इसकी जो घड़ी लगी हुई है, इसकी घड़ी का निर्माण कहाँ हुआ था? इसकी घड़ी का निर्माण हुआ था इंग्लैंड में। भाई ये कुछ कुछ खास बातें हैं धौलपुर के बारे में। धौलपुर के बारे में हमने लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी धौलपुर की, लगभग लगभग हमने डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। वागड़ प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? वागड़ प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? इस पे आपको भी जल्दी से आंसर बताना है। मैंने आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। मैं आपको वागड़ प्रदेश के बारे में जो भी है वो उसकी ये पुरानी राजधानी के बारे में बतानी है। बाकी हम बात करेंगे। वागड़ प्रदेश आपको किसको कहते हैं? जो डूंगरपुर है या बांसवाड़ा है, उनको वो वागड़ प्रदेश कहते हैं। तो हम बात कर लेंगे साथ में डूंगरपुर की वगैरह भी।
डूंगरपुर, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कही जाती है। देखो वागड़ प्रदेश, वागड़ का अर्थ क्या होता है वागड़ प्रदेश में? तो वागड़ का प्रदेश है ना, ये गुजराती जो शब्द है, जो गुजराती भाषा के आसपास भी होता है, और इसका अर्थ होता है जंगल होता है, जंगल होता है, पहाड़ों की नगरी है, इसलिए उसको वागड़ प्रदेश कहा गया है। तो इसकी पुरानी राजधानी कौन सी थी? पुरानी राजधानी थी बड़ौदा, बड़ौदा इसका सही आंसर होगा, बड़ौदा है इसकी पुरानी राजधानी थी। पहले ये डूंगरपुर था और इसकी राजधानी बड़ौदा थी, उसके बाद में उसका नाम बांसवाड़ा अलग हो गया था। और देखो डूंगरपुर की स्थापना किसने की थी? तो डूंगरपुर की स्थापना की थी डूंगर सिंह ने की थी, और 1358 में डूंगरपुर की स्थापना डूंगर सिंह ने कर दी थी उस समय। और उसके बाद में महाराव उदय सिंह भी बना था 1527 में। उसके बाद में ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा अलग अलग राज्य हो गए थे, 1527 में लगभग हुए थे। और फिर 1527 में डूंगरपुर की जो स्वतंत्र नींव है वो पृथ्वीराज शासक बना था शायद, वो 1527 में उसने डूंगरपुर को अलग नींव डाली थी। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। परेवा, परेवा जो कि डूंगरपुर में प्रसिद्ध है, ये क्या है? परेवा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन ये चीज क्या है? परेवा किसका शब्द है? परेवा एक नृत्य है, एक गीत है, परेवा है क्या? चित्रकला संबंधित है, किससे संबंधित है? कोई प्रथा है, रीति रिवाज है? परेवा है क्या? किसका नाम है जो डूंगरपुर में प्रसिद्ध है, और ये क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। देखो डूंगरपुर जब एकीकरण हुआ था तो डूंगरपुर रियासत थी, और उसके उस समय शासक थे महाराव लक्ष्मण सिंह थे। और ये डूंगरपुर जब दूसरे चरण जो हुआ था 25 मार्च 1948, उसके अंदर ये उसका विलय हुआ था राजस्थान संघ में। और 25 मार्च 1948 को हुआ था, महाराव लक्ष्मण सिंह शायद उस समय शासक थे। बाकी डूंगरपुर के बारे में हम आगे और भी बात करेंगे डिटेल में, फिलहाल इसका आंसर है परेवा क्या है? तो परेवा एक सफेद शाम और भूरे रंग का पत्थर है। परेवा है एक एक तरह का परेवा पत्थर है। परेवा एक तरह का पत्थर है जो सफेद शाम या भूरे रंग का पत्थर है, जिससे बर्तन खिलौने या मूर्तियां भी आदि कुछ ऐसे बनते हैं। डूंगरपुर राज्य की मुख्य भाषा कौन सी है? तो अभी हमने बात की थी मुख्य भाषा डूंगरपुर की वागड़ी है जो मुख्य भाषा है। और जल्दी से इसका आपने आंसर तो चलो दे दिया, क्या दे 11 प्रश्न पे देते हैं। रे डायमंड, रे डायमंड के नाम से प्रसिद्ध लाल पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो रे डायमंड के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी धौलपुर में शायद, तो उसके बारे में बात करते हैं कि रे डायमंड है वो, अब मैंने आंसर दे ही दिया है इसका कि रेड रेड डायमंड है वो धौलपुर में है, क्योंकि धौलपुर से संबंधित लगभग लगभग हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें कर दी थी। तो रेड डायमंड है वो लाल पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो रेड डायमंड के नाम से प्रसिद्ध लाल पत्थर है वो धौलपुर में पाया जाता है, और रेड डायमंड सिटी है वो धौलपुर को ही कहते हैं। बाकी तो धौलपुर में कुछ बचा नहीं था, हमने लगभग लगभग सब कुछ एक बार डिस्कस कर लिया था। और ये हमारे अगर रह गई थी जो हमने नैरो गेज जो बात की थी, उसकी जो लंबाई है वो धौलपुर में 89 किलोमीटर है, जो धौलपुर से आगरा तक है। और एक जो एक मिलिट्री स्कूल भी है धौलपुर में, वो महत्वपूर्ण है। धौलपुर मिलिट्री स्कूल के नाम से है क्योंकि जो धौलपुर में है ना जो मिलिट्री स्कूल है वो देश का 5वां मिलिट्री स्कूल है, और स्वतंत्रता के पश्चात पहला मिलिट्री स्कूल है वो धौलपुर में ही खुला था। स्वतंत्र जो भारत आज़ाद होने से पहले 4 मिलिट्री स्कूल है वो खुल चुके थे। सबसे पहला जो स्कूल खुला था वो खुला था जालंधर में, खुला था 1925 में। उसके बाद में 1930 में खुल गया था अजमेर में। और उसके बाद में बेलगांव कर्नाटक में खुला था 1945 में, और एक खुला था बेंगलोर कर्नाटक में 1 अगस्त 1946 को, मतलब सभी स्वतंत्रता से पहले खुले थे। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में पहला मिलिट्री स्कूल खुला था वो धौलपुर वाला मिलिट्री स्कूल खुला था, और वो पूरे देश का 5वां स्कूल था। तो अपने राजस्थान में एक अजमेर और एक धौलपुर है, और चित्तौड़गढ़ में एक सैनिक स्कूल है। और अभी झुंझुनू में भी शायद सैनिक स्कूल खोलने की बात हुई थी, अभी करंट में आया था हाल ही। तो धौलपुर के बारे में हम लगभग लगभग हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है, इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और वनवासियों आदिवासियों या का महातीर्थ किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 12 है, वनवासियों आदिवासियों का महातीर्थ किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वनवासियों आदिवासियों का महातीर्थ किसे कहा जाता है? तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए।
तो इसका जो संयंस्वर है वो वनवासी आदिवासी अंस्वर संयंस्वर है वो है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर, वो इसका आदिवासियों वनवासियों का महातीर्थ या आदिवासियों का महातीर्थ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहते हैं, जिसे वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। और उसको जितने भी नाम है वो सभी इसी के नाम है। और उसका मेला कब बढ़ता है, तो इसका मेला बनता है माघ पूर्णिमा को उसका मेला बनता है। और ये नवाटापारा गांव में है, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर है। और इसके बारे में और तो इसका निर्माण किसने करवाया था, यह भी कभी अगर पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण महारावल आस्करण ने करवाया था। महारावल जो डूंगरपुर शासक प्रताप बांसवाड़ा शासक है, प्रतापगढ़ 3 रियासतों के शासक है, उनके नाम के आगे महारावल लगता है। तो महारावल आस्करण सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। बाकी इसके बारे में कोई ऐसी कोई जो बात है यही पूछी जाती है बेणेश्वर के बारे में। और तो अगला प्रश्न पे बात करेंगे। चलो, बेणेश्वर धाम की नदियों के संगम पर है, अभी हमने बात कर ली है, तो अगले वाले प्रश्न में भी बता दिया कि सोमय जाखम के नदियों के संगम पर है। तो प्रश्न नंबर 14 पे चर्चा करते हैं। दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल कौन सा है? दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल कौन सा है, कहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो किसका है, क्यों कहते हैं, उर्स कब भरता है, और यहाँ और कौन सी चीज़ें हैं वो प्रसिद्ध है? अगर आपको पता हो तो इसमें बताइए, नहीं तो हम तो चर्चा करते हैं अगले बारे में। जल्दी से आंसर दीजिए फिर। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का है जो सही आंसर होगा इसका गलियाकोट डूंगरपुर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है वो गलियाकोट है, गलियाकोट डूंगरपुर है। ये कब बढ़ता है? ये मुहर्रम के 27वें दिन बढ़ता है। ये गलियाकोट डूंगरपुर है, ये मुहर्रम के 27वें दिन बढ़ता है। और गलियाकोट डूंगरपुर किसकी है? तो यह सैयद फखरुद्दीन की जो मज़ार है वो यहाँ पर है। गलियाकोट का सैयद फखरुद्दीन की जो मस्जिद बनी हुई है वो वहाँ पर है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है गलियाकोट। और गलियाकोट में हर वर्ष मुहर्रम के 27वें दिन उर्स भरता है। और इसकी एक फेमस बात और है कि जब होली के बारे में बात करते हैं, जैसे पत्थर मार होली, कोड़ा मार होली, ऐसी बहुत सारी 8-10 होलियाँ होती है, किस प्रकार की कौन सी होली है, ये जो प्रश्न है कंफ्यूजिंग फैक्ट वाले प्रश्न है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से हम तैयार करेंगे। ऐसे मेरे पास जितने भी प्रश्न बनते हैं राजस्थान के कंफ्यूजिंग सारे के सारे मेरे पास तैयार है, हम उस पर सारे पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक होली बढ़ती है, कौन सी होली खेली जाती है, किस तरह की, जैसे पत्थर मार होली खेली जाती है, कोड़ा मार होली खेली जाती है, आग से होली खेली जाती है, ऐसी तो किस तरीके की होली खेली जाती है यहाँ पर गलियाकोट में? तो वो होली खेली जाती है गोबर के कंडों से खेली जाने वाली होली प्रसिद्ध है। गोबर के कंडों से, उपले बोलते हैं, जैसे थेपड़ी बोलते हैं, कुछ भी कहो आप, तो उसके नाम से खेले जाने वाली होली यहाँ पे है। अब प्रश्न नंबर 15 पे वागड़ की मीरा का नाम किसे प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 15 का, वागड़ की मीरा। तो इसका सही आंसर है, वागड़ की मीरा का सही आंसर है गौरीबाई। और गौरीबाई का मंदिर है वो डूंगरपुर में जो महारावल शिव सिंह है उसने निर्मित करवाया था। गौरीबाई का मंदिर महारावल शिव सिंह ने निर्मित करवाया था, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है डूंगरपुर में। और प्रश्न नंबर 16 है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। संत मावजी को किसका अवतार माना जाता है? संत मावजी, संत मावजी किससे संबंधित है? डूंगरपुर में है। और इसको किसका अवतार माना जाता है संत मावजी को? जल्दी से आंसर दीजिए। डूंगरपुर में या उनका मंदिर है, डूंगरपुर में सांवड़ा ग्राम में इनका मंदिर है। और ये किसके अवतार माने जाते हैं, ये इतना बता दूं मैं आपको कि ये कल की या निष्कल निष्कल के अवतार है, जो 10वां अवतार है वो उनको माना जाता है। कल की या निष्कल के अवतार ये किसका है? तो ये विष्णु का कल की अवतार है। और ये जो 10वां अवतार है कल के अवतार वो है, वो अभी तक हुआ नहीं है। और एकमात्र जो कल की मंदिर है वो अपने जयपुर में स्थित है कल की मंदिर। और वहाँ उस मंदिर की विशेषता ये है कि वहाँ पे जो है गेट हमेशा बंद रहता है, वो गेट नहीं खोलते हैं। क्योंकि वो गेट इसलिए नहीं खोलते हैं क्योंकि अभी इनका अवतार हुआ नहीं है। कल के अवतार जब 10वां अवतार होगा तो
वो गेट खोले जाएंगे। तो संत महावीर जी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु जी का कल्कि अवतार है, वो संत महावीर जी को माना जाता है। तो इनका है वो क्या है? तो वो बेणेश्वर के जो धाम है उसके जस्ट थोड़ा सा दूर है, शामला ग्राम है, वहां पर संत महावीर जी का वो है, वो मंदिर स्थित है। और जो संत महावीर जी ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हेतु आंदोलन भी चलाए थे, और वो कृष्ण के भक्त भी थे बहुत अच्छे। और मतलब उनके जो है वो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, उनके द्वारा लिखित उपदेश भविष्यवाणी, वो उनकी लगभग लगभग सही होती है। सारी सारी भविष्यवाणी वर्तमान में भी सत्य साबित भी सिद्ध हो जाती है। और उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए, जैसे न्याय, ज्ञान भंडार, ऐसे ज्ञान रत्न माला, ऐसे कोई सारे बहुत भी ग्रंथ भी लिखे थे उन्होंने। तो इसके बारे में लगभग जो महत्वपूर्ण बात है वो हमने कर ली है। और फिर आगे प्रश्न नंबर 17 पे बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, संत माव जी द्वारा लिखित उपदेशों को क्या कहा जाता है? अभी हमने माव जी के बारे में बात की थी कि सांवला ग्राम से निष्कल के अवतार 10वां अवतार माना जाता है बाकी जो इसके जो भविष्यवाणी भी है, तो इनकी जो भविष्यवाणी है, लिखित उपदेश है, उनको क्या कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए 17 का। फिर आगे बात करते हैं डूंगरपुर के बारे में कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला डूंगरपुर ही है। सर्वाधिक लिंग अनुपात है उसका डूंगरपुर में ही है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, और भी डूंगरपुर की कुछ खास बातें उसमें भी बात करेंगे। और गलियाकोट की जो एक बात थी, हमने सारी बातें की थी गलियाकोट के बारे में, लेकिन एक बात शायद हो रह गई कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो जो सोप स्टोन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो रमकड़ा उद्योग वो भी गलियाकोट का ही प्रसिद्ध है। तो पहला पूर्ण साक्षर जिला 18% पहले इसका हो गया आंसर 17वें का चोपड़ा। जो है संत महावीर जी के उपदेशों को क्या कहा गया था? चोपड़ा। चोपड़ा कहा गया है। प्रश्न नंबर 18वां, देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? आप सभी को पता है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला डूंगरपुर है। पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, सॉरी, पूर्ण साक्षर जिला तो है अपने राजस्थान अजमेर है, लेकिन जो आदिवासी जिला है वो है डूंगरपुर। इसका सही आंसर होगा 18वें का डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात भी डूंगरपुर में ही है, वो तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की जुमिंग खेती को क्या कहते हैं? जुमिंग खेती है उसको क्या कहते हैं? इसके बारे में आप जल्दी से आंसर दीजिए, ये इजी प्रश्न है। जुमिंग खेती, तो इसका सही आंसर है जुमिंग खेती का, वो है वालरा। वालरा है उसकी जुमिंग खेती को वालरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध लोक देवता समाधि जो है, समाधि कहाँ स्थित है लोक देवता गोगा जी की? तो इसको जल्दी से आंसर दीजिए। गोगा जी जो है वो कहाँ स्थित है समाधि स्थल, किस जिले में है और किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोगा मेड़ी, नौहर तहसील में, हनुमानगढ़ में इसका है। अब देखो, अगर गोगा जी के बारे में कुछ बात करें, जैसे गोगा मेड़ी है, गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो ददरवा चूरू है, और जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? गोगा मेड़ी है, समाधि स्थल गोगा मेड़ी कहलाता है, और वो नौहर तहसील में, हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी को सर्पों का देवता भी कहते हैं, गोगा जी को जहर पीर भी कहते हैं, गोगा पीर भी कहते हैं। और इसका जो वो जन्म दिवस पर जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। वो इनके मेले में जो है पशुओं को भी, पशु मेला भी इनको मेले को कह सकते हैं, क्योंकि पशुओं की खरीद बिक्री भी होता है। इनके जहाँ पे श्रद्धालु आते हैं वो पीले वस्त्र जो पहनते हैं। और गोगा मेडी का दूसरा नाम धुर मेडी भी है, कभी कभी धुर मेडी पूछा जाता है, कभी गोगा मेडी पूछा जाता है, तो दोनों भी उसी को कहते हैं। और ये सांप्रदायिक एवं सद्भाव की एकता का मिसाल क्यों है? क्योंकि गोगा जी है वो हिंदुओं के जैसे देवता है, और यहाँ पर जो बनावट है गोगा मेडी की, वो एक मकबरे के समान बनावट है, और वहाँ पर एक शब्द अंकित है, बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। तो इसलिए उनको सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता की मिसाल भी वो है, क्योंकि वहाँ पर जो सभी धर्मों के लोग हैं वो जाते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ के किस स्थान पर है? सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय है, इसने स्पष्ट दे दिया कि वो हनुमानगढ़ में स्थित है, लेकिन हनुमानगढ़ के किस स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है। सर छोटू राम
संग्रह स्थल। देखो अभी हनुमानगढ़ के प्रश्न आ गए हैं, तो डूंगरपुर के बारे में हमने काफी कुछ अच्छी बातें की है, लेकिन अगर कुछ बातें रह गई है डूंगरपुर के बारे में तो एक दो बात कर लेते हैं। जैसे नौलखा बावड़ी है, वो डूंगरपुर की प्रसिद्ध है नौलखा बावड़ी। इसका निर्माण महारावण आस्करण ने, आस्करण की रानी है, शायद प्रेमल देवी उसका नाम है, प्रेमिका ऐसे कुछ नाम है, रानी है प्रेमिका है कुछ भी है, प्रेमल देवी नाम है, उसने निर्माण करवाया था नौलखी बावड़ी का। और एडवर्ड समुद्र भी कभी पूछा जाता है, एडवर्ड सप्तम की जो स्मृति में महारावल विजय सिंह ने बनवाया था वो एडवर्ड समुद्र है, उसमें भी ये गैप सागर झील भी पूछा जाता है, वो भी वहां पर है। बादल महल, जूना महल पूछा जाता है, वो कहाँ पर है। एक थम्बिया महल जिसको कृष्ण प्रकाश भी कहते हैं, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय है, वो भी वहीं स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। ऐसे कुछ डूंगरपुर की जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जामों में लगातार पूछी जाती है। जैसे पटवारी में जो अभी सिलेबस चेंज हुआ, राजस्थान का 30 नंबर क्वेश्चन है तो वो भी पूछा जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। बाकी तो डूंगरपुर के बारे में और तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सारी सारी हमने बात कर ली है डूंगरपुर के बारे में। एक कभी कभी कोई पूछा जाता है कि राड रमन है ये क्या है और कहाँ खेली जाती है। तो राड रमन है एक वो होलिका दहन के जो दूसरे दिन आयोजित होने वाला एक आयोजन है, राड रमन डूंगरपुर में किया जाता है। और इसमें सारी जिला हो गई, इसमें जो जिलों के बारे में पूछेगा तो गैप सागर जिला है, सोम कमला अम्बा बांध, और फिर गैप सागर झील हमने पूछ लिया, एडवर्ड समंदर हमने बात कर ली इसके बारे में। और तो डूंगरपुर में एक सिंचाई परियोजना है सोम कमला अम्बा, वो है सिंचाई परियोजना कहाँ है तो वो डूंगरपुर जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। बस डूंगरपुर से संबंधित जितने भी जिले हैं बात ही, धौलपुर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बात थी हमने सारी बात कर ली है। अब प्रश्न नंबर 21 में जो सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है तो वो स्थान है संग्रिया। संग्रिया स्थान है जो एकदम हरियाणा के सीमा के जस्ट पास में है, वहां पर सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय की स्थापना है हनुमानगढ़ के संग्रिया जगह पर है। और इसके जो स्थापना है वो स्वामी केशवानंद द्वारा की गई थी। ये स्मारक है, संग्रहालय है, इसका मतलब वहां पर जो चीजें होगी, जो पुराने जो है वो चीजें होगी। जैसे इसमें 5 फीट ऊंचा पीतल का एक कमंडल है, वो प्रसिद्ध है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ की इसमें प्रतिमा भी लगी हुई है, स्वामी केशवानंद ने इसका निर्माण करवाया था। ऐसे वस्तुएं हैं जो वो प्रदर्शित की गई है, संग्रहालय है, संग्रिया में है हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखना केशव सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया है, सैंधव सभ्यता है उसकी जो तीसरी राजधानी है वो किसे कहा गया, यह महत्वपूर्ण है। और ये किसने कहा, तीसरी राजधानी किसे कहा गया और ये किसने कहा। आज थोड़ी जुकाम मुकाम लगा है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। जल्दी से बताइए तीसरी राजधानी, सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। हमने धौलपुर और डूंगरपुर लगभग दो जिलों को लगभग लगभग जितनी इंपॉर्टेंट बातें सारी कर ली है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और अभी साथ में हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं तो हनुमानगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 छोटे छोटे जिले हैं, इसमें कुछ कोई खास बातें नहीं है पूछने लायक, जो भी बातें हम बात कर रहे हैं साथ में। सैंधव सभ्यता की जो है राजधानी, तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, तो सैंधव सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा को कहा जाता है, कालीबंगा को। और कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा किसने, किस इतिहासकार ने इसको कहा है, तो इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा का जो सबसे पहले खोज किसने की थी तो 1953 अमलानंद घोष ने की थी। इसकी जो उत्खनन का कार्य किसने किया था तो इसका उत्खनन का कार्य किया था बीबी लाल एवं बिक्के थापर, बीबी लाल एवं बिक्के थापर ने इसका 1961 से में उत्खनन का कार्य किया था। और 1953 में इनकी खुदाई की थी अमलानंद, वो खोज की थी अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पे कालीबंगा संग्रहालय की भी स्थापना की गई है और इसको दशरथ शर्मा शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी भी कहा है। और जो जूते हुए खेत की साक्ष्य मिले थे वो यहाँ से भी मिले थे, ये भी एक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में अलग से बात करेंगे। चलो, बटनेर दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है, बटनेर का किला है वो किस प्रकार का किला है। जैसे जल दुर्ग होते हैं, गिरी दुर्ग होते हैं, इस तरीके से उसको किस श्रेणी में रखा गया है, बटनेर का दुर्ग है इसको किस श्रेणी का, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो मैं इसके बारे में बता दूं कि इसका निर्माण है वो यदुवंशी राजा ने करवाया था, यदुवंशी राजा शायद भूपत था उसका नाम, उसने करवाया था। और जो जौहर हुआ था शायद, सबसे पहले जौहर हुआ था वो शायद यहीं पे हुआ था। बाकी जौहर का उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ जो एक जौहर के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा स्थल है, ऐसा कौन सा जौहर था जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, तो ये पूछा जाता तो ये भटनेर का दुर्ग ही है। यहाँ पे जो जौहर हुआ था तो
मुस्लिम महिलाओं ने भी उसमें जोहर किया था। और ये लिखा था इसके बारे में, भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर लंग ने एक लिखी थी, अपनी आत्मकथा थी। तैमूर लंग की जो आत्मकथा है उसका नाम था तुजक ए तैमूरी। तुजक ए तैमूरी, तैमूर लंग की आत्मकथा। उसने लिखा था, मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इसका निर्माण भूपत ने करवाया था। 1398 ईस्वी में यहाँ पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तब इसने ये कहा था कि मैंने इतना मजबूत किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है, क्योंकि वो आक्रमण किया था और वो आक्रमण उसको बहुत कर नहीं पाया था, क्योंकि बहुत मजबूत किला था। उसने काफी मेहनत के बाद में इसकी वो दीवारें है वो तोड़ पाया था। तो ये कौन सा दुर्ग है? तो भटनेर दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? यह है धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। इसका सही आंसर होगा धानवंत श्रेणी का दुर्ग। तो इसके बारे में लगभग लगभग सब सारे प्रश्न हो गए हैं। अभी बात करते हैं अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस गांव से प्रवेश होता है? पहला प्रश्न पूछा जाता कि किस जिले से प्रवेश होता था, फिर तहसील के बारे में पूछा जाता था, अब गांव से बारे में पूछा जाता है। डीपली प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इंदिरा गांधी नहर आईजीएनपी का हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में किस गांव से प्रवेश करता है? टिब्बी तहसील में करता है, लेकिन वो गांव कौन सा, गांव का नाम क्या है? तो खार खेड़ा गांव है, या खरखेड़ा का हो, खारा खेड़ा का हो, तो ये इसका गांव का नाम है। और फिर बात करते हैं 25वें प्रश्न में, सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में किसके आगमन पर जयपुर की इमारती पर गुलाबी रंग करवाया था? देखो, ये तो जब जयपुर के प्रश्न आ गए हैं, तो हम डूंगरपुर के हनुमानगढ़ के बारे में कोई बातें रह गई है तो उसके बारे में चलो बात चर्चा कर लेते हैं। देखो, हनुमानगढ़ की हमने जो बात करी थी कि हनुमानगढ़ को 31वां जिला बनाया था, क्योंकि जो बीडीआर थे 28 29 30 जिला था, 12 200 और राजसमंद था 31वां जिला, इसको हनुमानगढ़ को बनाया। 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़ बना हुआ था। अभी जो हनुमानगढ़ है, इसकी किले की निर्माण हमने बात की थी 285 में भूपत ने करवाया था पहले। और इसके बारे में हनुमानगढ़ को है जो उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, या हनुमानगढ़ को नहीं, भटनेर जो दुर्ग है उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और जो घग्गर नदी है वो यहाँ से बहती है। और इसके बारे में हनुमानगढ़ के बारे में तो कोई खास बात बची नहीं। योध्य प्रदेश है वो हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश भी कहते हैं। और यहाँ पर जो सभ्यता स्थल वे खूब मिले थे, क्योंकि ये पूर्व हड़प्पाकालीन और बाद में हड़प्पाकालीन सभ्यता भी मिले थे। और बाकी कालीबंगा के बारे में अलग से हमने बात कर ली है। लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन, लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं हनुमानगढ़ को? क्योंकि वो हड़प्पा सभ्यता के कारण हनुमानगढ़ को लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो अन्य कौन कौन से, जैसे कालीबंगा के अलावा भी अन्य जो सभ्यता स्थल निकले थे उसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे रंग महल, रंग महल भी सभ्यता स्थल है। बड़ोपल जो पक्षियों के लिए अभी जो स्थापित किया गया वो भी और सभ्यता स्थल भी है। और करणपुरा, तो रंग महल, बड़ोपल व करणपुरा जो भी सभ्यता स्थल है वो भी हनुमानगढ़ में ही स्थित है। बाकी हनुमानगढ़ में कोई है नहीं। एक अगर झील के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि तलवाड़ा झील कहाँ पर स्थित है, जो तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। और तिलवाड़ा कस्बा है वो बाड़मेर में है, तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। अभी हनुमानगढ़ के बारे में इतनी ही बातें। अब बात करते हैं प्रश्न में, स्वयं राम सिंह द्वितीय है 25 में बात करते हैं, ने जयपुर में किसके आगमन पर गुलाबी करवाया था? तो देखो, जयपुर में पहला प्रश्न है, जयपुर में गुलाबी रंग किसने करवाया था? जयपुर है बहुत ही जो है एक आर्किटेक्ट द्वारा बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाया गया नगर है, शहर है। उसके उस पर जो गुलाबी रंग करवाया था वो स्वयं राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पे लिखा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो उसको कलर करवाया तो वो क्यों करवाया, किसके आगमन पर उन्होंने कलर करवाया था? तो जल्दी से आंसर, अभी तक आपने इसका प्रश्न दे दीजिए। उसके बारे में अलग भी बात करेंगे, जयपुर थोड़ा बड़ा है तो इसके बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसका निर्माण करवाया था, किसके आगमन पर करवाया? तो इसका नाम प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर करवाया था। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, अल्बर्ट, जो जयपुर में अल्बर्ट हॉल बना हुआ है, अल्बर्ट म्यूजियम बना हुआ है, अभी उसको नाइट म्यूजियम की भी संज्ञा दे दी है। नाइट म्यूजियम किसे कहते हैं? अल्बर्ट हॉल है वो। इसकी जो है वो मिस्र की मम्मी है, जो मम्मी बोलते हैं डेड बॉडी को, तो वो अल्बर्ट की जो इसकी बना हुआ है अल्बर्ट हॉल, तो वो भी यही अल्बर्ट है, सेम अल्बर्ट है वही। तो जो आया था शायद उसका निर्माण
1878 में करवाया था। गुलाबी रंग 1878 में करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो वो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर करवाया था। तो जो अल्बर्ट है, उसका जो अल्बर्ट हॉल है, वो हम नाइट म्यूजियम के बारे में बात कर रहे थे, वो अभी नाइट म्यूजियम घोषित कर दिया गया सरकार द्वारा। तो नाइट म्यूजियम क्या है? पर्यटन विभाग द्वारा। तो राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसने एक उदयपुर और एक जैसे ये है, इसको नाइट म्यूजियम इसलिए घोषित किया है क्योंकि देखो, जो राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल है वो देवस्थान विभाग द्वारा और जो पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होते हैं, वो शाम को 5 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे जो पर्यटन स्थल जो रात को भी खुले रहते हैं, 5 बजे के बाद में भी, नाइट में भी आप टूरिस्ट या फिर आप घूमने जा सकते हो उन स्थानों में, उसको नाइट टूरिज्म की संज्ञा दी गई है। तो जो अल्बर्ट हॉल है जयपुर का, वो नाइट टूरिज्म पॉइंट बना हुआ है अभी, क्योंकि उसको रात के लिए भी उनको खोल दिया गया है। तो इसका निर्माण प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर करवाया गया था। और अभी आपको पता है कि जयपुर का जो नगर का परकोटा है, उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया, स्थलों की सूची में। और इस नगर के परकोटे के बारे में जो विशप हेबर नाम का जो एक इतिहासकार था, उसने कहा था इसके बारे में, इसको जो है इनकी जो समानता की थी, जो वो रूस का था विशप हेबर। तो उसने कहा था कि इस नगर का परकोटा मास्को, रूस की जो राजधानी है मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। मास्को में एक क्रेमलिन नगर है। तो उसने कहा कि जो इस नगर का परकोटा है वो रूस के मास्को के जो क्रेमलिन नगर है उसके समान है। किसने कहा था? ये विशप हेबर ने कहा था। और वो जो राम सिंह द्वितीय का कार्यकाल था, वो शायद 1835 से 1880 के बीच इनका कार्यकाल था। तो 1878 के आसपास इसने गुलाबी रंग करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। राजस्थान में जयपुर जिले में सर्वाधिक कितने विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं? जयपुर जिले में सर्वाधिक कितने विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो जिले में सर्वाधिक विदेश जो विधानसभा सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। जयपुर जिले में कितने चुने जाते हैं जल्दी से आंसर दो। साथ में लोकसभा सदस्य भी बता देना। जयपुर से लोकसभा सदस्य कितने हैं और विधानसभा सदस्य कितने हैं, दोनों की संख्या बता दो। फिलहाल जयपुर के बारे में अगर उपनाम के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं, गुलाबी नगर कहते हैं, सभी को पता है। और वृंदावन गुलाबी नगर कहते हैं, दूसरा वृंदावन किसे कहते हैं? तो दूसरा वृंदावन भी जयपुर को कहते हैं। भारत का पेरिस कहते हैं, गुलाबी नगर भी जयपुर को कहते हैं। और जयपुर की स्थापना किसने की नगर की? तो आप सभी को पता है कि जो वास्तुशिल्प था उसने बड़ी सुनियोजित नगर से बसाया था, वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। और सवाई जयसिंह द्वितीय के समय वह था 18 नवंबर 1727 में। 18 नवंबर 1727 सवाई जयसिंह द्वितीय, वास्तुशिल्प था विद्याधर भट्टाचार्य, भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन, गुलाबी नगर इसको कहते हैं। और इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 19 विधानसभा सदस्य और 2 लोकसभा सदस्य। सर्वाधिक है 19 विधानसभा सदस्य जयपुर में और 2 लोकसभा सदस्य भी जयपुर में। प्रश्न नंबर 27 है, बनारस के नाम से प्रसिद्ध पवित्र कुंड कौन सा है? तो जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध पवित्र कुंड कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है गलता जी। 27वें का सही आंसर है गलता जी। जयपुर है, गलता कुंड है, वो जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर गालव ऋषि का आश्रम था। उत्तर तोताद्री, हमने जिला दर्शन में एक बात की थी, उत्तर तोताद्री के बारे में बात की, एक प्रश्न था कि उत्तर तोताद्री किसका उपनाम है, किसका प्राचीन नाम है? तो वो प्राचीन नाम था गलता जी का है, उत्तर तोताद्री प्राचीन नाम था। और इसको मंकी वैली भी कहते थे क्योंकि यहाँ भी जो पवित्र कुंड है और गालव ऋषि की भूमि थी, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको मंकी वैली भी कहते हैं। और गलता जी, और कौन सी है गलता जी? हम जब जो संत संप्रदाय पढ़ते हैं उसका भी संबंध गलता जी से पढ़ते हैं। देखो, सारी चीज़ों को लिंक करके याद करेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। जैसे अभी गलता जी बारे में पढ़ रहे हैं तो गलता जी के बारे में और क्या चीज़ें फेमस है? तो हमने जो एक गलता जी और कहाँ आते हैं, संत संप्रदाय में आते हैं कि रामानंदी संप्रदाय की जो पीठ की कहाँ है, वो गलता जी है। किसने स्थापना की थी? कृष्णदास पै हरि ने। तो रामानंद संप्रदाय की पीठ रामानंदी पीठ है संप्रदाय, वो गलता जी पीठ है और कृष्णदास पै हरि ने यहाँ स्थापित की थी। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो साथ में भी पढ़ लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28, अकबरी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबरी मस्जिद या जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अकबरी मस्जिद या जामा मस्जिद है कहाँ, पहले तो ये बताओ।
इसका आंसर दो। उसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया, इसका आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। तो अकबरी मस्जिद देखो, मैं आपको अगर आइडिया दूं तो अकबरी मस्जिद का आइडिया दे दूं, 1569 या 70 में आसपास बनी थी ये। जब अकबर जो नागौर अकबर आया था उस समय बनी थी अकबरी मस्जिद। नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, शुक्र तालाब का नागौर में निर्माण करवाया था। और फिर राजस्थान के जो जितने भी राज्य हैं उनको अधीनता स्वीकार कराने के लिए भी वहाँ पर दरबार लगाया था, जिसमें हाड़ा सुरजन देव ने, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने, चंद्रबान ने उसने की नहीं थी, उदय सिंह का भाई राम सिंह ने, लूणकरण, सारे आए थे, राय सिंह, भाई पृथ्वी सिंह, लूणकरण नहीं कल्याण में लाए थे, सॉरी, बीकानेर के। और जो भी, और हर्राय भाटी शायद जैसलमेर के आए थे। तो उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, नागौर दरबार में 1570 में लगा था। तो उसके आसपास भी अकबरी मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो किसने करवाया था, तो ये है जयपुर में स्थित है, 1500 शायद 69 में हुई थी। और इसका निर्माण करवाया था भारमल ने। अकबरी मस्जिद है, इसका मतलब अकबर ने निर्माण नहीं करवाया, वो कोई जरूर नहीं अकबर ही करवाया, इसका निर्माण करवाया था राजा भालमर, वो है भारमल ने करवाया था। बाकी जयपुर के जो बारे में और बात करें तो अगले प्रश्न में उसके साथ में बात करेंगे। चलो 29वां प्रश्न जल्दी से दीजिए। जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, हवा महल के बारे में बात कर लेंगे हम इसके साथ में। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण तो 1799 में करवाया था, मैं आपको बता देता हूँ। 1799 में। राजस्थान में हवा महल कितने, दूसरे हवा महल किसको कहते हैं, और दो तीन हवा महल के बारे में बात करेंगे। तो हम अलग वीडियो में बात करेंगे, जो कंफ्यूजिंग फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कितने हवा महल है, किसको दूसरा हवा महल कहते हैं, किसको मारवाड़ का हवा महल कहते हैं, किसको शेखावटी का हवा महल कहते हैं, किसको हड़ौती का हवा महल कहते हैं। उसके बारे में जितने भी बात करेंगे हम अलग से बात करेंगे। ऐसे ताजमहल के बारे में भी कोई प्रश्न है कंफ्यूजिंग फैक्ट वाले मेरे पास, ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न है, तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका निर्माण करवाया था 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका जो वो है वो वास्तुविद कौन था, उस्ता कला जो उस्ताद लाल सिंह, सॉरी, इसका जो उस्ताद कौन था, उस्ताद वो लाल सिंह था। और बाकी इसके बारे में इतनी कोई खास बात नहीं है। कभी कभी इसके क्या है, जो 5 मंजिला है, जो हवा महल है 5 मंजिला, उनके मंजिलों के बारे में पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊपरी मंजिल को क्या कहते हैं। बड़ी अगर डीप में बात करें तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके नाम है, अगर जैसे बात करें तो शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर भी ऐसे कहते हैं। शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, शायद इस तरह के ये 5 नाम है। बाकी अभी तो शायद ये जो है राज्य सरकार 1800 नहीं, सॉरी 1983 के अंदर, 1983 के अंदर राज्य सरकार ने मुगल वास्तुकला का सुंदर समन्वय भी बनाया हुआ गया। वो तो सभी को पता चलता है कि जब इसके काल में बना था, प्रताप सिंह काल में, तो इनमें मुगल का समन्वय या मुगल शैली का है थोड़ा बहुत तो असर भी, प्रभाव पड़ा ही होगा। बाकी जो 1983 है, 1983 में हवा महल अभी म्यूजियम के रूप में संचालित हो रहा है। देखने जाते तो वो एकदम म्यूजियम ही होता है। चलो प्रश्न नंबर 30 में बात करते हैं। जयपुर का प्रसिद्ध जल महल, जयपुर का प्रसिद्ध जल महल किस झील पर स्थित है। अब जयपुर का जल महल है द आइसलैंड पैलेस, द आइसलैंड पैलेस है जयपुर का जल महल कहते हैं। वो किस झील के किनारे स्थित है। ये बनाया तो सवाई जयसिंह को, इसका जो शरीर है वो तो जयपुर आमेर मार्ग पर स्थित है ये, और जयसिंह बनाया था। इसका नदी का नाम तो मैं बता देता हूँ आपको, झील का नाम बताना है। नदी का नाम तो गर्भावती नदी है, गर्भावती नदी के किनारे पर ये स्थित है। अब वो झील या तालाब कोई भी हो, वो उसका बारे में आपको बताना है कि जो है जल महल है वो किस झील किनारे स्थित है। जो उसका सही आंसर है वो है मानसागर झील। देखो, मान सरोवर झील अलग है, मान सागर झील अलग है। तो मान सागर झील है, उस पर इसका निर्माण करवाया था, मान सागर झील में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। अब उससे पहले अगर जयपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक दो चार बात कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा है और ऐसे इन प्रश्न टेस्ट सीरीज के साथ में बात करना तो उचित नहीं है। फिर भी जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने डिस्कस काफ़ी प्रश्न कर लिए हैं। बाकी अभी तो
हर एक, जयपुर तो सबसे बड़ा है अगर है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे शीतला माता मंदिर है, बारे में बनता है, गणेश मंदिर, बिरला मंदिर, गोविंद देव जी, जगत श्रवण, ईश्वरी सिंह, आमेर की शीला माता, अन्नपूर्णी माता, जैसे खूब है। नकटी माता के मंदिर कभी कभी पूछ लिया जाता है, जमुआई माता, इनकी कुल देवियाँ क्या है। बहुत बड़ा मंदिर ये है, जो जीके बहुत बड़ा है, कोई छोटा बड़ा तो है नहीं। तो इसके बारे में खूब है। खंगारतों की कुल देवी कौन सी है, ये भी पूछ लिया जाता है। ज्वाला माता मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो जोगमनेर स्थित है। ऐसे खूब प्रश्न है, तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनेंगे इसके बारे में, जयपुर के बारे में, वो अलग से बात करेंगे, क्योंकि इसमें खूब प्रश्न बनते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। अब जल्दी से बात करेंगे, डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, तो जल्दी से बात करेंगे। टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 31 में, जागीरदार वर्ग द्वारा किसानों पर घास के हिस्से के रूप में लगाई गई लागत कौन सी है। देखो, जागीरदार वर्ग द्वारा किसानों के घास के हिस्से पर लगाई गई लागत कौन सी है। तो घास के हिस्से पर कौन सी लागत लगाई जाती है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। अब हम जल्दी से सोल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 31 का आंसर है पारन। पारन, पारन, पारन है जो जागीरदार वर्ग द्वारा किसानों पर घास के हिस्से के रूप में लगाई गई लागत है। प्रश्न नंबर 32 में जल्दी से आंसर दीजिए। 32 में जल्दी से आंसर दीजिए। बीकानेर किसान आंदोलन के संबंध में पाग क्या है। पाग एक कर था, लेकिन कर कौन सा था। पाग, पाग, पगड़ी, कर कौन सा था, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है उत्तराधिकार पर लगने वाला कर। उत्तराधिकार पर लगने वाला कर था, वो पाक कर था। बीकानेर किसान आंदोलन के संबंध में ये पाक कर से संबंध था। प्रश्न नंबर 33 है, गंग नहर किसान आंदोलन बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न बन गया, बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो गंग नहर है वो किसान आंदोलन था। इसे कब प्रारंभ किया गया था, तो गंग नहर किसान आंदोलन है वो बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन है, लेकिन इसको प्रारंभ कब किया गया था, इसके बारे में बात करनी है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। ये आंदोलन जमींदार एसोसिएशन द्वारा चलाया गया था, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। और जमींदार एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 16 अप्रैल 1929 को हुई थी। और ये चलाया गया था जो पानी के लिए नहरी व्यवस्था की थी। लोगों ने जमीनें दी थी अपनी, कि यहाँ से नहर निकल रही है, तो नहर के लिए जमीनें दी थी। उसके बाद में उनको पानी की कमी हो रही थी, प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा था, तो और फिर कर भी ज़्यादा लगा रहे थे। इस वजह से उनका ये किसान आंदोलन हुआ था, और ये बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था। ये कब हुआ था, इसका सही आंसर है 1929 30। तो प्रश्न नंबर 34 है, आबियाना क्या था। आबियाना क्या था, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। ये अभियान है वो उसी से संबंधित था, जो गंगनेर किसान आंदोलन था वो उसी से संबंधित था, जो बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन है, और जिसकी शुरुआत हुई थी 1929-30 में उसकी शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे उनको जो अभियान कर भी लगाया था, जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन किया था। इनके साथ में और भी बहुत सारे कर थे, लेकिन ये मेन करता, मुख्य करता यही था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सिंचाई कर या पानी कर या वाटर टैक्स, जिसे वाटर टैक्स भी बोलते हैं, इसका सही आंसर था। प्रश्न नंबर 35 है, गंगनेर क्षेत्र के किसानों को 16 अप्रैल 1929 में जमींदार एसोसिएशन की स्थापना की तथा इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, 16 अप्रैल 1929 जमींदार एसोसिएशन की स्थापना। तो जमींदार एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी 1629 में, 1929 में 16 अप्रैल को हुई थी। और इसकी स्थापना का पहला अध्यक्ष किसने बनाया था, या किसे बनाया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार दरबारा सिंह। सरदार दरबारा सिंह है, जो शेर सिंह जी के पुत्र थे सरदार दरबारा सिंह, उनको इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था जमींदार एसोसिएशन का। उसकी स्थापना 16 अप्रैल 1929 में हुई थी, और जमींदार एसोसिएशन ने ही वो गंगनेर क्षेत्र में कृषक आंदोलन है उसने चलाया था, जो बीकानेर राज्य का प्रथम किसान आंदोलन था। और उसके बाद में जब गंगा सिंह जी स्वयं वहाँ पर गए थे 1930 में, तब वो उनको शांत हुआ था। अब 36वां प्रश्न है, 14 मई 1941 को माफी दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किस किसान आंदोलन ने किया था। अर्थात 14 मई 1941 को माफी दिवस। तो एक प्रश्न बन जाता है कि जब माफी दिवस मनाया गया था तो कब मनाया गया था,
या अर्थात बीकानेर जो भी प्रजा मंडल है या बीकानेर किसान आंदोलन है उसके समय माफी दिवस मनाया गया था, वो किस दिन को मनाया गया था? वो 14 मई 1941 को मनाया गया था। तो यह कौन सा आंदोलन था? इसका सही आंसर है गंगनेर आंदोलन। जो गंगनेर आंदोलन है उसी को उन्होंने माफी दिवस मनाया था 14 मई 1941 को। प्रश्न नंबर 37वां है, दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? जल्दी से आंसर दीजिए। दुधवा खारा किसान आंदोलन है उसका संबंध किस जिले से है? तो दुधवा खारा हुआ कब था आंदोलन? वो हुआ था 1945 में। और इसके जो प्रमुख नेता है वो कौन कौन से थे उसके बारे में अब आगे बात करेंगे, लेकिन इसका जो आंदोलन किस जिले से संबंधित था तो इसका सही आंसर है चूरू। दुधवा खारा आंदोलन है वर्तमान में जो आंदोलन हुआ था वो जगह चूरू से संबंधित है, लेकिन उस समय बीकानेर रियासत थी तो चूरू बीकानेर रियासत में शामिल था। तो वो अगर रियासत की बात करें तो बीकानेर होगी और जिले की बात करें तो चूरू होगा। प्रश्न नंबर 38 में बात करते हैं, राजगढ़ किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? राजगढ़ किसान आंदोलन है उसका संबंध किस जिले से है? इसका आंसर दीजिए जल्दी। ये भी 1945 में ये हुआ था। राजगढ़ और दूध बुखारा दोनों सेम ही हुए थे, तो इसका भी आंसर दीजिए जल्दी से। तो राजगढ़ आंदोलन है जो किसान आंदोलन है चूरू जिलों से संबंधित है। दूध बुखारा भी चूरू है 1945 और राजगढ़ है वो भी चूरू 1945। प्रश्न नंबर 39 है, किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। चौधरी हनुमान सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध है दुधवा खारा आंदोलन है, इससे संबंधित है। दुधवा खारा आंदोलन चूरू जिले से संबंधित है, बीकानेर रियासत में था, 1945 में हुआ था। चौधरी हनुमान सिंह और मगाराम वैद्य, ये इन दोनों जो दुधवा खारा जो है उनके जो मुख्य नेता थे यही थे आंदोलनकारी। एक तो था चौधरी हनुमान सिंह, ये प्रश्न पूछा जाता है, और एक था मगाराम वैद्य, वो भी महत्वपूर्ण है, जो उस समय बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष भी थे। प्रश्न नंबर 40 है, शेखावटी में सर्वप्रथम किसान आंदोलन का सूत्रपात कहाँ पर हुआ था? शेखावटी जो सिक्कर चूरू झुंझुनू 3 जिले आते हैं उसमें से सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था, अर्थात किस जिले में हुआ था या किस ठिकाने से संबंधित हुआ था? जो शेखावटी के आंदोलन हुए थे वो 3 चरणों में हुए थे। पहला चरण 1922 से 30 तक था, दूसरा 31 से 35 तक था, तीसरा 38 से 47 तक था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्कर ठिकाना। सिक्कर ठिकाने में सर्वप्रथम किसान आंदोलन हुआ था शेखावटी से संबंधित। प्रश्न नंबर 41 है, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने इसका संपादन किया था, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का। प्रश्न नंबर 42 है, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ था? कांगड़ा कांड है वो किस प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ था? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। ये प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, और कब हुआ था कांगड़ा कांड? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न। मिलान करो जितने भी आंदोलन और प्रजामंडल के तहत जितने भी कौन कौन से कांड हुए थे, डाबड़ा कांड हुए या कांगड़ा कांड हुए, बहुत सारे कांड है। जयसिंहपुरा हत्याकांड या राय सिंह नगर हत्याकांड, इनके आगे सन पूछी जाती है, मिलान पूछी जाती है, कालक्रम के अनुसार जमाव पूछी जाती है, या इन मुख्य घटनाओं में कौन कौन से नेता थे। इस तरह के ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इन टॉपिकों के। फिर इसका 42वां सही आंसर है कांगड़ा कांड है जो किस प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ था? तो इसका सही आंसर है बीकानेर प्रजामंडल के दौरान गठित हुआ था, और ये अक्टूबर 1946 में हुआ था। 28 अक्टूबर 1946 को यह घटना हुई थी। प्रश्न नंबर 43 है, शेखावटी में ग्राम कटरा दल में अप्रैल 1934 जो था 25 अप्रैल 1934 को शेखावटी में एक सभा हुई थी। वो जाट महिलाओं की सभा हुई थी जिसमें हजारों महिलाएं शामिल थी। उसका जो है नेतृत्व किस महिला ने किया था? उस आंदोलन का कटरा थल में सम्मेलन हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को हुआ था, तो उसका किस महिला ने किया था? उसकी प्रमुख वक्ता कौन थी? साथ में ये भी बता दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए।
देखो ये जो सम्मेलन हुआ था महिलाओं का, तो उससे पहले दो कांड हुए थे। एक तो हुआ था बौसाना कांड हुआ था अप्रैल 1934 में, जिसमें वहाँ के ठाकुर द्वारा पूरे गांव पर सामूहिक जो है वो हमला किया गया था। और उसके बाद में सीहोट कांड हुआ था। तो वो कांड हुआ था, उसमें महिलाओं की इज्जत से वो बदनाम किया था उनको। इस वजह से जाट महिलाओं ने 25 अप्रैल 1934 में एक सम्मेलन किया था कटराथल में। उसको जो है वो आंदोलन किया था किशोरी देवी ने, इसका संयंस्वर है नेतृत्व किया था किशोरी देवी। उसके साथ में दुर्गा देवी भी थी। और यहाँ की जो प्रमुख वक्ता थी वो थी उत्तमा देवी। उत्तमा देवी थी प्रमुख वक्ता थी। और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चमाड़ी इस पे, चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना कब की गई थी? चिड़ावा में, चिड़ावा झुंझुनू में है वर्तमान में। और अमर सेवा समिति की स्थापना कब की गई थी और किसने की गई थी, साथ में ये भी बता दीजिए जल्दी से। तो इसकी स्थापना की गई थी 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा की गई थी। जो झुंझुनू है चिड़ावा का गांधी भी कहलाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, अमर सेवा समिति 1922 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 है, जयपुर सरकार ने कब बेगार प्रथा है वो समाप्त किया था? जयपुर सरकार ने बेगार प्रथा को समाप्त कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 14 दिसंबर 1942। 14 दिसंबर 1942 को जयपुर सरकार ने बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 46 है, जयपुर रियासत में जय सिंहपुरा शहीद गोलीकांड दिवस, जय सिंहपुरा शहीद गोलीकांड दिवस कब मनाया गया था? तो जय सिंहपुरा शहीद जो दिवस है वो कब मनाया गया था, और जय सिंहपुरा कांड था वो कब हुआ था, ये क्या कांड है, जल्दी से बताइए। तो जो जय सिंहपुरा हत्याकांड था वो तो हुआ था 21 जून 1934 को। जय सिंहपुर हत्याकांड था। इसमें खेत में काम करते हुए लोगों पर उन्होंने हमला किया था। कैप्टन वेब वगैरह उन्होंने हमला किया था। तो वो हुआ था 21 जून 1934 में हुआ था। और ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जय सिंहपुरा जो हत्याकांड है वहाँ पर प्रथम बार किसानों को हत्यारों को सजा हुई थी। ये ऐसा एकमात्र कांड है, पहला मुकदमा है जिसमें किसानों को हत्यारों को सजा हुई थी। ये जयसिंहपुरा हत्याकांड है। और वह कब था? 21 जून 1934 को हुआ था। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो शहीद दिवस है वो कब मनाया गया था? तो शहीद दिवस उसके एक महीने बाद में 21 जुलाई को मनाया गया था। 21 जुलाई 1934 को शहीद दिवस मनाया गया था, उसके एक महीने बाद में। और ये किसके अनुशंसा पर मनाया गया था? तो भरतपुर के ठाकुर देशराज के कहने पर मनाया गया था। वो ठाकुर देशराज भरतपुर के थे, लेकिन जो शेखावटी के जितने भी आंदोलन है उन्होंने उनमें वो भाग लिया था, प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो 21 जुलाई 1934 होगा। प्रश्न नंबर 47 है, सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ कब किया गया था? जाट प्रजापति महायज्ञ कब किया गया था? इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है 20 जनवरी 1934 को, बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया था। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 48 है, शेखावटी में आर्य समाज के संस्थापक कौन है? शेखावटी में आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है देवी बख्श। देवी बख्श इसका सही आंसर है, देवी बख्श। प्रश्न नंबर 49 है, 20 अगस्त 1949 को किसकी अध्यक्षता में राजस्थान मध्य जागीर जांच का गठन किया गया? तो इसका जो एक प्रश्न तो यही बन गया, राजस्थान मध्य जांच जागीर समिति है वो कब गठित की गई थी? तो 20 अगस्त 1949 को राजस्थान मध्य भारत जागीरी जांच समिति, इसकी अध्यक्षता का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका सही आंसर है CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी की अध्यक्षता में इसकी जांच समिति का गठन किया गया था। और अंतिम प्रश्न है आज का, राजस्थान सरकार ने जागीरदारी व जमींदारी उन्मूलन एक्ट कब पारित किया गया था, जिसके साथ ही जागीरदारी प्रथा सदा के लिए समाप्त हो गई? ये एक्ट कब पारित किया गया था जिसके साथ जागीरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था उस एक्ट के माध्यम से?
तो इतना बता बता देता हूँ मैं कि यह जब स्वतंत्रता के बाद किया गया था, अर्थात संविधान लागू होने के बाद भी अभी किया गया था। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो एक्ट को पारित किया गया था 1952 1952 में। भारत आज़ाद होने के बाद में 1952 में ये जागीरी प्रथा समाप्त करने वाला जागीरी एवं जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित किया गया था। तो दोस्तों, ये आज के महत्वपूर्ण 50% है, और इन 50% के साथ में हमने सभी पे डिस्कस की थी। हमने धौलपुर जिला दर्शन कंप्लीट पढ़ा था, डूंगरपुर कंप्लीट पढ़ा था, हनुमानगढ़ में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रश्न में आने लायक थी परीक्षा में, सारी हमने चर्चा कर ली। इससे बार एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बाकी उसके बाद में हमने कुछ किसान आंदोलनों के बारे में भी बात की थी। तो ये महत्वपूर्ण 50% है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसे ही अगले टेस्ट होगा मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा यहाँ पर सारे टेस्ट पेपर। और अभी आज आपको पता है कि जब सिलेबस चेंज हो गया है तो नए पैटर्न से अब हम नए पैटर्न से शुरू करेंगे। 2-4 दिन तो अभी तक इसी में चलेंगे, जब तक पूरी तरीके से अगर विश्लेषण करने के बाद में हम नए पैटर्न पे बात करेंगे।